आगे बढ़ते हैं अपन मैटर इन आवर सराउंडिंग में। ये अपना 4th लेक्चर होगा। इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो कि क्या है? हमारी गैस। ठीक है, तो गैस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि गैस स्टेट किस तरीके से वर्क करती है। देखो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या कुछ भी हो, हम इस तरीके का एक बक्सा बना रहे थे। सेम गैस के लिए भी हम इस तरीके का एक बॉक्स बनाते हैं। ये बेसिकली क्या है? एक छोटा सा सेल है जिसमें कि मैं पार्टिकल्स देख रहा हूं। गैसेस में ये पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, बस मतलब उतने ही वॉल्यूम है जितना मैंने सॉलिड का लिया था, लिक्विड का लिया था, उतना ही वॉल्यूम अगर मैं गैस का लेता हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। इससे मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही है कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लार्ज। ये स्पेसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पेसेस ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये फोर्स काफी कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। ये चीजें कुछ एकदम क्लियर हो पा रही है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये हर टाइम पे मूव करते ही रहते हैं। इनके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इनको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये अपना मूव करते रहते हैं, ऐसे रैंडमली इधर उधर जाके भचीड़े मारते रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं गैस पार्टिकल्स। ठीक, और ऐसा होता है हमारा गैस, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। उससे हमको ये पता चल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, अब गैस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे हमने सॉलिड में और लिक्विड में बात करी थी, तो यहां पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस, उसकी एक एक करके हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे हमने लिक्विड और सॉलिड में बात करी। तो सबसे पहला यहां पे हम देख लेते हैं वही एज यूजुअल शेप एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? शेप एंड वॉल्यूम। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड में क्या था? सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता था? दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट उनका वॉल्यूम फिक्स था। गैसेस में क्या होता है? ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम। घर का कुत्ता ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो यहां पे क्या हुआ? नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो भैया इसके पास डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं बहुत थोड़ी सी गैस डाल के इसको ढक्कन को बंद कर देता हूं, तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो इतनी सी गैस ही डाली है, यहां पे रह जाएगी, लेकिन ये लिक्विड नहीं है, इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? पूरे कंटेनर में जाके फैल रहे हैं। ठीक है, तो गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। शेप जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेंगे, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी किसका ले लेंगे? उसी कंटेनर का ले लेंगे। मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया मैंने इस तरीके से, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में गैस डाली, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि मेरा जो वॉल्यूम होगा गैस का वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो भी ये सिलेंडर हमने लिया है उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड करके पूरे कंटेनर में फैल गई है। तो यहां पे ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। अब देखो, तुम अपनी समझ से बता सकते हो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज्यादा कम। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दैट इज डेंसिटी। हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अब हम सॉलिड और लिक्विड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, मैं तीनों को कंपेयर करके बता रहा हूं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने जब सॉलिड के लिए स्ट्रक्चर बनाया था तो सॉलिड में क्या करा था? पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, उनके बीच में स्पेसेस नहीं है, तो हमने इस तरीके से पार्टिकल्स बनाए थे वहां पे। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हो गया मेरा सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम इसके लिए V। वॉल्यूम हम तीनों में सेम रखने वाले। ये बना लिया मैंने लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स में थोड़ी सी स्पेसेस आ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। ये हो गया मेरा लिक्विड, यहाँ पे भी वॉल्यूम V। फिर आता है गैस।
गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स और दूरी पे चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना। ये हो गया मेरा गैस, इसका भी वॉल्यूम कितना, v। अब मास तो डिपेंड करेगा कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसी को काउंट कर लेता हूँ 16 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 9, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4। मैथमेटिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको इंटरप्रेट करना आसान है, अदरवाइज ये कोई तरीका नहीं है बताने का। अब मैं यहाँ पे ये मान लेता हूं कि जो एक पार्टिकल था वो सब में बराबर है और उसका मास है 10 ग्राम। लेट्स से, ये अजम्पशन है हमारा, प्योरली अजम्पशन। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, और यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। अब अगर डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डी सॉलिड बोल देते हैं, डी एल बोल दिया 90 अपॉन वी, और डी गैस हो गया मेरे पास 40 अपॉन वी। सिंपल मैथमेटिक्स, डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी की वैल्यू बड़ी होगी। तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। तो गैस की डेंसिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी as compared to liquids and solids। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी डेंसिटी की। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपन जनरली क्या उठाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में हमने क्या देखा था, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की विच इज MP, या फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की विच इज B। तो लिक्विड में हमने बात करी थी कि लिक्विड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से जनरली कम होता है, और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से जनरली ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो गैसेस के लिए क्या होता है, दे जनरली हैव, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसको फटाफट अपन टरकाते हैं आगे। दे जनरली हैव लोअर देन रूम टेम्परेचर, लोअर देन रूम टेम्परेचर एज देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली रूम टेम्परेचर से कम होता है। इन शॉर्ट ये बोलो कि लिक्विड और सॉलिड से कम होता है, कहानी खत्म, ठीक है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि गैसेस के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई सेंस बनाता नहीं। अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे क्या आएगी, कंप्रेसिबिलिटी। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके जो है प्रैक्टिकल यूज है बहुत सारे। जो घर में हम LPG सिलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आजकल गाड़ियों में CNG गैस भरी जा रही है, या फिर जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। देखो हमने सॉलिड में बात करी थी, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। क्यों कंप्रेस नहीं हो सकते, ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास है, तो क्या इनमें स्पेस है कि मैं इनको दबा के और पास ले आऊं, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते। लिक्विड्स में क्या था कि लिक्विड बहुत छोटी लिमिट तक कंप्रेसिबल होते हैं, ये लिक्विड हो गया, देखो पार्टिकल में थोड़ी बहुत स्पेस है तो बहुत मामूली सा कंप्रेस होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं गैस की बात करता हूं तो देखो गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत कम है, तो मोस्टली इसके पास एम्प्टी स्पेस ही है। तो अब अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूंगा, प्रेशर लगाना चाहूंगा, तो इतनी सारी स्पेस है, पार्टिकल्स पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये समझो कमरे में 3 लोग हैं, ठीक, कमरे में 100 लोग हैं, तुम 100 लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करो, एक एक्सटेंट तक ही कर पाओगे। लेकिन 3 लोग हैं और तुम चाहते हो कि उनको कमरे के सेंटर में तुम एकदम से क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, तो कर सकते हो इजीली, ठीक है। तीनों को सेंटर में लाके रख सकते हैं क्योंकि वहां पे एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो सॉलिड में कंप्रेशन होता ही नहीं है, लिक्विड में थोड़ा सा होता है, लिटिल लिख देते हैं, ठीक है। और गैसेस में दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक सिरिंज का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो जनरली तुम्हारी बुक्स में भी दे रखा होता है। देखो ये एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पे हम ले लेते हैं एक सिरिंज, ठीक है, डायग्राम पे ध्यान मत देना, कुछ कुछ ऐसे ही होता है सिरिंज। यहां पे हमने एक स्टॉप कॉर्क लगा रखा है, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम इसका प्लंजर। प्लंजर समझते हो, जिससे तुम सिरिंज में आगे पीछे करते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये जो प्लंजर है मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लंजर, और ये क्या लिया मैंने, दिस इज सिरिंज, सुई लगाने वाली डॉक्टर के पास वाली सिरिंज। क्या करा, पहले प्लंजर को पूरा बाहर निकाल लिया, तो पूरी सिरिंज में क्या भर गया, एयर भर गया, ठीक है। फिर इस प्लंजर को मैंने वापस लगा दिया इस तरीके से, देयर शुड बी नो लीकेज। देखो कहीं से भी लीकेज नहीं रह जानी चाहिए, मतलब हवा एस्केप नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करा जाता है कि इसके चारों तरफ वैसलीन लगा लो, ताकि ये इजीली अंदर फिट होके चला जाए, ठीक है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमको समझना क्या है, अभी ये एयर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, एयर से पूरा भरा हुआ है। हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करी थी, एयर जाएगा तो वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है, तो कितनी भी एयर गई हो उसमें पूरे सिरिंज के अंदर वो फिल हो गई होगी। अब तुम यहां से करो इसको दबाना स्टार्ट, नीचे की तरफ। प्लंजर को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे प्रेशर बना रहा हूं। तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम सिरिंज को बहुत इजीली दबा पा रहे हो। खाली सिरिंज जिसको तुम बोलते हो, उसको तुम आगे पीछे कर पाते हो बहुत इजीली, ठीक है। वो यही लॉजिक है कि जो एयर है वो क्या हो गई, एयर कैन कंप्रेस, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करता करता, लेट से मेरा प्लंजर यहां तक आ गया, एक पॉइंट पे आके तो ऑब्वियसली रुकेगा, यहां तक आ गया। तो अब क्या हुआ, पार्टिकल्स जो थे कम थे, वो थोड़े पास पास आ गए, ठीक है। तो इनके बीच का क्या काम होगा, यहां पे जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विल डिक्रीज। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थी वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन कंप्रेस में कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा। बात समझ रहे हो ना, ऐसे ही समझो, देखो एक गेम की तरह समझो। इस कमरे में 4 लोग हैं, यहाँ बीच में एक ऐसे, जैसे पुरानी फिल्मों में आता था, ऐसे नुकीली एक दीवार उनकी तरफ खींची जा रही है, तो वो कंप्रेस हो सकते हैं बहुत क्लोज तक। वहीं पे इस कमरे में 60 लोग हैं और वही दीवार ऐसे खींची चली जा रही है, तो वो कहां तक कंप्रेस होंगे, मरेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज। तो गैसेस के बारे में हम देख पा रहे हैं कि गैसेस कैन कंप्रेस, और जब वो कंप्रेस हो रहे हैं, एक पॉइंट ये मैं वैसे तुमको कंडेंसेशन में और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे ये गैसेस थी, तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो तो बेसिकली तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, पार्टिकल्स अब पास पास आ गए। ये कुछ लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ऐसा ही होता है जब मैं इसको कंप्रेस करता हूं, तो कंप्रेशन करते करते एक टाइम आता है जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो सिलेंडर में भरा होता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विफाइड क्यों हो गई, क्योंकि तुमने उसको काफी कंप्रेस कर दिया, पार्टिकल्स काफी क्लोज आ गए, और ये वाला जो अरेंजमेंट होता है ये तो लिक्विड का अरेंजमेंट होता है। तो गैस को हम इस हद तक कंप्रेस कर सकते हैं कि वो लिक्विड में आके कन्वर्ट हो जाए, और फिर लिक्विड को कंप्रेस करके हम सॉलिड नहीं बना सकते, ये हम लिक्विड में पढ़ चुके हैं। तो रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2। ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहो तो देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल से ही मिलता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ब्यूटेन इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एग्जांपल देना चाहो, ये पहला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देना चाहो तो CNG। देखो इसके तो नाम में कंप्रेशन आ रहा है, इसका नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया ताकि एज अ फ्यूल गाड़ियों के अंदर भरा जा सके, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हो तुम,
ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल्स, जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं उसमें भी ऑक्सीजन क्या होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है ताकि उनको स्टोर करा जा सके। अदरवाइज गैस को स्टोर करना मुश्किल है, गैस थोड़ा सा लेके तो एस्केप कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उठाते हैं। तो देखो गैसेस की कंप्रेशन का काफी प्रैक्टिकल यूज है, इसलिए मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं और ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिफ्थ, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या उठा रहे हैं अपन, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो जब गैसेस को हम जनरली हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है और फैलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो गैसेस के जो पार्टिकल्स थे वो ऑलरेडी काफी दूर है और मैंने बताया कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली इधर उधर भचीड़े मार रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं। अब तुमने इसको और हीट प्रोवाइड कर दी तो ये सारी की सारी हीट जो है, ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, ये किसमें कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इसका एक मजाक वाला एग्जांपल लो, लेकिन याद रहेगा तुमको उठा के मैं एक गर्म तवे पे बिठा दूं, उछलोगे, उछलना स्टार्ट करोगे ना, तो वही चीज है। तो नीचे हीट थी लेकिन तुम तक पहुंचते वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, हीट प्रोवाइड करा, ये उछल रहे पार्टिकल्स, तो पहले मोशन में था अब और ज्यादा मोशन में आ रहे हैं, तो ये फैलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर। तो हीट करने पे यहाँ पे गैसेस का क्या हो जाता है, गैसेस एक्सपेंड। ठीक है, गैसेस क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती है। ठीक, फिर इसका जस्ट अपोजिट, कूल करने पे क्या होगा, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, देखो मैंने ये पहले तुमको बताया था, तुम यहां से हीट खींच रहे तो तुम इसके बीच में से हीट को अगर हटा दोगे तो ये पास आने की कोशिश करेंगे। तुमने इनके बीच में से एनर्जी हटा दी, ये मोशन में क्यों थे, क्योंकि इनके पास एनर्जी थी। अब अगर मैं वो एनर्जी कम कर देता हूं, हीट कम करने का मतलब वो एनर्जी निकाल ली, तो यहां से एनर्जी खींच रहा हूं, ये पास आ जाएंगे। अगर ये पास आएंगे तो ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, टूवर्ड्स लिक्विड। तो ऑन कूलिंग गैसेस कॉन्ट्रैक्ट, गैसेस क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, तुम चाहो तो घर पे भी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, अदरवाइज लैब अगर स्कूल में अवेलेबल हो तो वहां करा जा सकता है। देखो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट का हम सेटअप कर सकते हैं। यहां पे ये मेरे पास एक होल्डर है, ठीक है, और इसमें मैंने एक राउंड फ्लास्क लगा दिया। क्या करा इसमें, राउंड फ्लास्क लगा दिया इस तरीके से। इस फ्लास्क से हमने जोड़ रखा है एक पाइप, जो पाइप अल्टीमेटली जा रहा है एक कंटेनर में जिसमें क्या है तुम्हारे पास, वाटर। ठीक है, अब तुम क्या करो, देखो यहां पे, और ये पाइप जो है ये वाटर के अंदर है इस तरीके से। अब बाई एनी चांस ये पानी ऊपर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तुम इसको गर्म करो, जब तुम इसको हीट करोगे, ठीक है, हीट करने पे गैस एक्सपेंड करेगी तो वो पानी को नीचे धकेलेगी। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम कि इसमें पानी मैंने यहां तक थोड़ा सा चढ़ा रखा है, इधर तक पानी भरा हुआ। ठीक, अब अगर तुम गैस को यहाँ पे हीट करना स्टार्ट कर दो, किसी भी तरीके से, मान लो मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो गैस एक्सपेंड करेगी और हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर से गैस इसको नीचे धकेल रही है। ठीक है, फिर तुम ये हीट सोर्स हटा दो। अब जब ये ठंडा होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैस कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है, तो वो कुछ इतने हिस्से में इकट्ठी हो गई होगी, तब ये लिक्विड जो है, तब ये वाटर जो है ये क्या करेगा, ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर सकते हो अगर करना चाहो, टू चेक हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑफ गैस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी, 6, जो लिक्विड में भी हमने, सॉलिड में भी पढ़ा है, लिक्विड में भी पढ़ा है, डिफ्यूजन। देखो गैसेस के पार्टिकल्स ऑलरेडी काफी मोशन में हैं और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा है। तो अब इसके बीच में अगर मैं कोई दूसरी गैस लाके डाल दूंगा, मान लो मेरे पास ये एक और गैस है, इस गैस को मैंने इसमें मिलाना चाहा,
बहुत सारी स्पेसेस के पास, खूब खाली स्पेसेस के पार्टिकल्स आके कहीं भी रह जाएंगे। और दूसरी बात, ये मोशन में है तो ये भी इसके साथ मोशन में रहेंगे, ऑलरेडी गैस थी, एक दूसरे को टकराते टकराते इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है, मेट्रो या लोकल से एग्जांपल समझो इसका। बहुत सारे लोग हैं, तुम चढ़ गए, धक्का मुक्की करते करते जहां तुम खड़े होते उधर से किसी और पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो तुम एक सॉलिड पार्टिकल होकर किसी और पोजीशन पे पहुंच पा रहे हो। ये तो गैसेज है जो ऑलरेडी काफी मोशन में और इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस है। तो डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट एंड इजी इन गैसेस। ये हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन गैसेस में बहुत फास्ट होगा, एक तो क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी पार्टिकल्स मोशन में, और दूसरी बात काफी इजी भी होगा फॉर द सेम रीजन कि स्पेसेस ज्यादा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, वही एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था। तुम यहाँ पे खड़ोगे, परफ्यूम स्प्रे करो, कमरे के कोने तक स्मेल जाएगी। और उससे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारे घर में खाना बन रहा होता है, तो किचन में खाना बनता है लेकिन तुमको बाहर अपने कमरे तक खुशबू आ जाती है। तो वो कैसे आ रही है कि जो खाने के फ्रेग्रेंस या स्मेल पार्टिकल्स थे वो एयर में गए, एयर में जाके डिफ्यूज हो गए और एयर फ्लो कर रही है और वो हमारे पास आ रहा है। तो डिफ्यूजन आई होप क्लियर है। डिफ्यूजन काफी इजी होता है गैसेस में और काफी फ्रीक्वेंटली होता है, काफी इजीली हो जाता है, काफी फास्ट होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया क्यों इजीली होता है। डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, और गैसेस में इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स काफी इजीली हो सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और रख सकते हो याद करने के लिए। तुमने यहाँ पे फार्ट करा, तुम्हारे दोस्त को उधर सूंघ लेता है, स्मेल आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। ये डिफ्यूजन हुआ अपना। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत हद तक कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है, कंडेंसेशन ऑफ गैस। जैसे तुमने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड में, सिमिलरली यहां पे होता है कंडेंसेशन ऑफ गैस। तो अब तुम इसको जज कर ही सकते हो, इट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं, ये अचीव करने के दो तरीके हैं, या तो लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, या फिर प्रेशर क्या करो, बढ़ा दो। तो देखो ये जो प्रेशर बढ़ाने वाला केस है ये हमने कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ा, और जो लो टेम्परेचर वाला केस है ये हमने हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट में पढ़ा है। किस तरीके से, लो टेम्परेचर करने का क्या मतलब है, ये गैस पार्टिकल है, लो टेम्परेचर करने का मतलब तुम इससे एनर्जी खींच रहे हो, इससे एनर्जी खींचोगे तो अभी मैंने एक्सप्लेन करा था पार्टिकल्स पास आने की कोशिश करेंगे, तो ये पार्टिकल्स पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर मेरा कुछ कुछ किससे मैच कर रहा है, लिक्विड से। तो लो टेम्परेचर पे हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। और हाई प्रेशर, ये हमने सिरिंज वाले केस में देखा था। देखो जैसे ये गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर पे है, मैं इस पे प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वही सीरीज वाला एग्जांपल रिलेट करो ध्यान से। तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया तो ये पार्टिकल्स पास पास आ गए, ये फिर किससे मैच कर रहा है, लिक्विड से। तो या तो तुम हाई प्रेशर अप्लाई करो या फिर टेम्परेचर कम कर दो, तो क्या होगा, जो गैसेस हैं वो लिक्विड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ गैस। अब इसमें एक बात देखो और करते हैं, यहां पे क्या चीज हुआ, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या तो तुम ये कर रहे हो या तुम ये कर रहे हो। इधर एक केस और होता है जो मैंने तुम लोगों को लिक्विड में पढ़ाया था या लिक्विड से पहले पढ़ाया था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, गैस से सीधा सॉलिड, सॉलिड से सीधा गैस, और ऐसे कंपाउंड, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं सब्लिमेट्स, ये हमने पढ़ा था। तो देखो सब्लिमेशन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। उसका एग्जांपल था हमारे पास ड्राई आइस, ये क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूरी पे। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम टेम्परेचर भी लो रखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर भी हमारा कम है, प्लस प्रेशर भी मैं कैसा अप्लाई कर रहा हूं, काफी हाई प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं।
तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये यहां से कन्वर्ट हो जाता है और पार्टिकल्स इसके इतने पास आ जाते हैं कि किसका स्ट्रक्चर ले लेता है, सॉलिड का। तो जो ऐसे सॉलिड्स थे जो सीधा गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, उनको हम क्या बोल रहे थे, सब्लिमेट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, प्रोसेस वाज सब्लिमेशन। तो यहां पे एक और टर्म आ सकती है, दे आर सब्लिमेबल, दे आर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, दे आर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस या फिर सब्लिमेबल कंपाउंड्स, इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या हुआ, जो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, गैस सॉलिड। ठीक है, तो ये ड्राई आइस सॉलिड CO2 अपना किसका एग्जांपल हो गया, सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया। यहां पे ये दोनों चीजें हमने साइमल्टेनियसली साथ में यूज कर ली, लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ गैस को एक और जगह अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो कहां पे, ये तुम अपने घर पे भी कर सकते हो या ऑब्जर्व ही करा होगा, करने की क्या जरूरत है। मेरे पास एक ग्लास है, उसमें वाटर है और इसमें मैंने डाल दी आइस क्यूब्स। ठीक है, इसमें क्या डाल रखे हमने, आइस क्यूब्स, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। क्या ऑब्जर्व करते हो उसमें, जो ग्लास होता है उसमें बाहर पानी इकट्ठा होने लग जाता है, बोलो हाँ यार। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर में, ये जो पास में तुम्हारे पास पूरा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जितना भी क्या था, वाटर वेपर्स, ये वाटर वेपर्स इस सरफेस पे आए, टेम्परेचर काफी कम हुआ है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होते होते वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो इसमें कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जो एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर था, मतलब जो गैस था, वो सरफेस पे आके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही तो है कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन ऑफ गैस। तो ये तो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, एक लास्ट प्रॉपर्टी अपन इसकी और डिस्कस करेंगे, विच इज प्रेशर ऑफ एयर। एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रेशर ऑफ एयर। देखो अब एयर पार्टिकल्स क्या हैं, एयर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में, तो ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो ऐसे मूव करते करते इस कंटेनर पे, लेट्स से ये कंटेनर है आपकी बार मेरा, तो इस कंटेनर पे कंटिन्यूअसली कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं, मूव करते करते भिड़ रहे हैं, दो आदमी हैं, मूव करते करते जाके आपस में भिड़ रहे हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है। सेम चीज है, पार्टिकल्स हैं, जाके कंटेनर से भिड़ रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब एक छोटा सा ब्लॉक ले रहा हूं 1 by 1 का, ठीक है, जिसकी सारी डायमेंशंस 1, तो मैं उसी पे देख रहा हूं कि उसपे कितने पार्टिकल्स आके एक बारी में टकरा रहे हैं। फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑफ गैस पर यूनिट एरिया इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं हम, इज नोन एज प्रेशर ऑफ गैस या गैस प्रेशर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर। अब जो एयर है वो भी गैसियस स्टेट में ही है और एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कितना प्रेशर लगा रही है, और प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑफ गैस पर यूनिट एरिया। ठीक है, 2 यूनिट्स होती हैं, इसको डिटेल में तुम आगे क्लास में पढ़ोगे। हम एटीएम भी यूज कर लेते हैं विच इज फॉर एटमॉस्फेरिक, और हम मेजरली जो यूनिट होती है या ऐसा यूनिट बोले दैट इज पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें 2-3 पॉइंट में और एक्सप्लेन कर देता हूं प्रेशर ऑफ एयर में। आई होप ये समझ में तो आएगा होगा कि कैसे प्रेशर ऑफ एयर अप्लाई हो रहा है, क्या चीज है प्रेशर ऑफ एयर। देखो हमने बॉइलिंग पॉइंट में एक बात करी थी, ये प्लेन्स है और ये माउंटेन्स है, बात करी थी हमने, ऐसी कुछ ध्यान आ रहा है, प्लेन्स
माउंटेन्स। ये बात करी थी हमने जब हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था? वेपर प्रेशर। अब देखो ये वही चीज है जो हम प्रेशर ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, तो वो वही है कि गैसेस जो होती है वो प्रेशर अप्लाई करती है। तो अगर वाटर वेपर की हम बात कर रहे होंगे तो वाटर वेपर की क्या है? ये गैस है, तो ये क्या अप्लाई करेगा? ये प्रेशर अप्लाई करेगा। और इसी को हम क्या बोल रहे थे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते टाइम? इसी को हम बोल रहे थे वेपर प्रेशर। फिर यहाँ पे हमने कुछ बात करी थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेन्स पे ज्यादा होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज्यादा होता है, माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो देखो अब इसको ऐसे समझो कि जो मेरे एटमॉस्फेयर का हाईएस्ट पॉइंट है वो तो फिक्स रहेगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक। तो प्लेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लेन्स के ऊपर इतना एरिया मान लो एयर कवर कर रहा है, इतनी हाइट मिलती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एयर इतनी हाइट में h। और मैं माउंटेन्स की बात करता हूं तो माउंटेन्स में एयर इतनी ही हाइट में है h। क्या क्लियरली ये चीज है? तो ये h किसकी h है? ये एयर की h है। तो यहां पे जब एयर की कम है मेरे पास तो उसका प्रेशर तो कम हो गई, और इधर मेरे पास एयर कॉलम ही बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो हाइट कम होने पे प्रेशर कैसे कम हो रहा है वो आई गेस तुमको समझ में आ रहा हो। तो इस तरीके से हम ये बोलते हैं माउंटेन पे प्रेशर कम है और प्लेन्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक और बात करते हैं। देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो किसी भी स्टेशन पे जाकर ऐसे लिखा होता है दिस इज 550-200 फीट अबव सी लेवल, या दिस इज 1250 फीट अबव सी लेवल। तो हमेशा सी लेवल से क्यों काउंट करा जाता है? बिकॉज सी लेवल को हम मानते हैं कि वो सबसे लोएस्ट लेवल है, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर ही, ठीक। तो प्रेशर भी हम सी लेवल पे ही देखते हैं। प्रेशर एट सी लेवल अगर हम देखें तो प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको रीड कैसे करेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ये मान सकते हैं एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट प्रेशर के लिए क्या है? सी, क्योंकि बाकी सारी चीजें से ऊपर ही है। जैसे ये प्लेन्स और माउंटेन्स बनाए तो सी प्लेन से भी नीचे होगा, दिस इज सी। तो इसकी हाइट अगर मैं h1 बोल देता हूं तो h1 और बड़ी है, h इज लेस देन h, ये चीज होगी। तो सी लेवल सबसे नीचे माना जाता है, प्लेन्स उसके ऊपर, माउंटेन्स उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेस लेते हैं दैट इज सी लेवल, और प्रेशर एट सी लेवल हमारे पास कितना होता है? 1 atm। अगर तुम यहाँ पे कन्वर्टिंग फैक्टर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। हालांकि तुम्हारे इतना यूज नहीं आएगा ये कहीं, बट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाती है किसकी? गैसेस की। नेक्स्ट क्लास में एक बार अपन कलेक्टिवली इन तीनों का डिफरेंस देख लेंगे कि तीनों का डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। और फिर हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जेंस। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करा जाए, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू।